नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। शाहनवाज हुसैन से जुड़ी ये खबर सामने आई है, जहां उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। बता दें आपको कि रेप केस में एफआईआर के आदेश पर रोक लगा दी गई है और अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। रेप केस में फंसे भाजपा के सीनियर नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। बता दें आपको कि अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाल ही में हाई कोर्ट से फैसला आया था कि रेप केस में उनकी गिरफ्तारी होनी है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख उन्होंने किया, जहां शाहनवाज हुसैन को बड़ी राहत दी गई। इसमें उसने आदेश दिया था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में 3 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और कहा कि इससे उनकी छवि खराब होगी और फिलहाल के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। और इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा बवाल शुरू होने के आसार हैं। खबर यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए हैं, जबकि खबर यह है कि उनके वकीलों की टीम अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख करने वाली थी। पर अब पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और उन पर एंटी टेररिज्म एक्ट यानी कि एटीए के तहत मामला दर्ज किया गया। बता दें कि उनकी पार्टी के सदस्यों ने कार्यकर्ताओं से सड़क पर प्रदर्शन के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उनके खिलाफ इस्लामाबाद सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद ने शिकायत दर्ज करवाई थी और आरोप यह है कि उन्होंने जनसभा के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को धमकी दी और साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने करीबी शहबाज गिल की गिरफ्तारी के चलते इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख और महिला जज को धमकियां दी थी। एफआईआर में कहा गया है कि खान के भाषण के चलते पुलिस, न्यायाधीशों और देश में डर का और अनिश्चितता का माहौल है। इसी के अलावा पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमेरा ने खान के भाषण के सीधे प्रसारण पर भी रोक लगा दी है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से चीन के साथ संबंधों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि चीन सीमा समझौते का सम्मान नहीं कर रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गलवान घाटी में हुई झड़प का असर अभी भी दोनों देशों के रिश्तों पर मौजूद है। और भारतीय विदेश मंत्री ब्राजील के साओ पाउलो में भारतीय समुदाय की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन कर रहे थे। इसी बीच फिलहाल वो ब्राजील और पैराग्वे और अर्जेंटीना के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ब्राजील के भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। एस जयशंकर का कहना है कि चीन के साथ हमने 1990 में समझौता किया था। इसके मुताबिक सीमाई क्षेत्रों में सेनाओं का लाना प्रतिबंधित है, लेकिन चीन इसका पालन नहीं कर रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि आप सभी लोगों ने ये देखा है कि गलवान घाटी में क्या हुआ। वहां पर जो भी घटना हुई उसकी परछाई आज तक हमारे रिश्तों पर है। गौरतलब है कि अप्रैल और मई 2020 में चीन के साथ कई सीमावर्ती इलाकों पर विवाद हुआ था और उसी के बाद जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक संघर्ष के बाद हालात और कठिन हो गए। और आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस ने साल 2016 में भारतीय नागरिकता पाने वाले 46 साल के हिंदू शरणार्थी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई जयपुर की सीआईडी इंटेलिजेंस पुलिस ने की है और पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम भागचंद है और उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। वो साल 1998 में अपने परिवार के साथ राष्ट्रीय राजधानी में आया और दिल्ली में संजय नगर का रहने वाला वो बताया जा रहा है। उसे साल 2016 में भारतीय नागरिकता मिली थी और उसने राजधानी में ही टैक्सी ड्राइवर और मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया। फिलहाल जयपुर की सीआईडी इंटेलिजेंस पुलिस ने उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस बीच डीजी उमेश मिश्रा ने बताया कि वो पिछले 3 से 4 साल से अपने पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और उन्हें पैसे के बदले भारतीय मोबाइल नंबर और सिम कार्ड मुहैया करवा रहा था। डीजी ने यह भी बताया है कि भागचंद पाकिस्तान में अपने आकाओं को भारतीय नंबर उपलब्ध करवाकर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने में उनकी मदद कर रहा था। वो अकाउंट बनाते और वक्त
अकाउंट बनाते वक्त इन नंबरों से जारी किया गया ओटीपी को उनसे साझा करता था और फिर सिम कार्ड को कपड़ों और मसालों के पैकेट में छुपाकर ये पार्सल द्वारा मुंबई भेजे जाते थे। और इस बीच धन संशोधन निवारण अधिनियम की एक विशेष अदालत ने पात्राचाल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। परिवर्तन निदेशालय ने राउत को 1 अगस्त को मुंबई के उत्तरी उपनगरों में एक पुनर्वास परियोजना से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। अब राउत 8 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में रहे और जब उन्हें 9 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ईडी ने कहा कि उनकी और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। राउत को अपने सह आरोपी प्रवीण राउत से कांदिवली में पात्राचाल की पुनर्वास परियोजना से अपराध की आय प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने शुरू में दावा किया था कि राउत के परिवार को 1.06 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभार्थी के रूप में मिले थे और बाद में यह दावा किया गया कि 2.25 करोड़ रुपए के नए निशान का पता चला। अब राउत ने आरोपों से इनकार कर दिया है, लेकिन ईडी ने राउत की पत्नी वर्षा से भी इस दौरान अपने कार्यालय में पूछताछ शुरू की। और अब आपको बता दें कि न सिर्फ ट्वीट बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी करारा प्रहार बीजेपी पर सिसोदिया की तरफ से कर दिया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से परेशान है। केजरीवाल को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के अच्छे कामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया दिल्ली के स्कूल मॉडल का हवाला देकर आप सरकार की तारीफों के पुल बांधते नजर आए हैं। कहा गया कि दिल्ली मॉडल की तारीफ एनवाईटी ने भी की है। और क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। अमेरिका के एक सबसे बड़े अखबार और दुनिया के बहुत नामचीन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक खबर छपी थी जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। भारत के एजुकेशन मॉडल में दुनिया को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, दुनिया के सबसे बड़े अखबारों को ऐसा दिखाई दे रहा है ताकि वो दुनिया को प्रेरित कर सकें, उससे दुनिया को बता सकें। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दिल्ली के बच्चों ने इतनी मेहनत की कि उनका काम दुनिया में, सारी दुनिया के सर चढ़ के बोला, सारी दुनिया में भारत की तारीफ का कारण बना। ये हम सबके लिए और खासतौर से हमारे टीचर्स के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने एनवाईटी का हवाला देकर दिल्ली के टॉप मॉडल की जो है तारीफ की बात कही है। इस दौरान उन्होंने आप पार्टी को सीबीआई रेड को लेकर भी आक्रामक हो रही है पार्टी, जहां पर बीजेपी की कठपुतली बताते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के नेता। और आपको ये भी बता दें कि इस बीच मनीष सिसोदिया ने अपने घर पर पड़ी रेड के दौरान ही सीबीआई के अफसरों के व्यवहार की भी तारीफ कर दी है। रेड के दौरान क्या कुछ हुआ, आप खुद सुनिए डिप्टी सीएम की जुबानी। मेरे घर सीबीआई के ऑफिसर्स आए थे और दिल्ली सचिवालय में मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर का डिप्टी सीएम का ऑफिस है वहां पर भी उन्होंने रेड की थी। सारे ऑफिसर्स दोनों जगह बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से सबने बहुत व्यवहार किया। उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उसकी तामील उनको करनी है। जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम सीबीआई ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार करते हुए मेरे घर को सर्च किया। और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर अच्छा लगा। सीबीआई कोई अपने घर पे नहीं चाहता है, लेकिन गौरतलब है कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार सीबीआई और ईडी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना बोलती रही है, लेकिन इसी बीच यहां पर डिप्टी सीएम जो है सीबीआई की तारीफ करते नजर आए।
अब आपको बता दें कि इस पूरी रेड और कार्रवाई जिसका एक बड़ा कारण है दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी, उसे सिसोदिया ने एक बार फिर से सबसे बेस्ट पॉलिसी करार दिया है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की तारीफ करते हुए कहा कि दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है। एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ है, अच्छे कामों को रोकने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने इस बीच सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद है, उसकी भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं भी 2 से 3 दिन में गिरफ्तार हो जाऊंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम रोकने की साजिश हो रही है। और क्या कुछ कहा गया इस दौरान, आप भी सुनिए। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। ये लोग कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कल मैं मनोज तिवारी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया है एक्साइज पॉलिसी में। मनीष सिसोदिया ने 8,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर थोड़ी देर बाद बीजेपी के और एक नेता आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या शायद किसी मीडिया में बात करने, वो बोले 1100 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। फिर मैं सोच रहा था कि एलजी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था 144 करोड़ का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे, उसमें ना 8,000 करोड़ का जिक्र था ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुजरात में फैल रहे ड्रग्स के कारोबार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में इस दौरान गुजरात में बड़े ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ है। इसको लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है और इसी को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 2 सवाल पूछे। ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में ईज ऑफ डूइंग ड्रग बिजनेस। प्रधानमंत्री जी, इन सवालों के जवाब दीजिए। उन्होंने पहले पूछा कि गुजरात में हजारों करोड़ की ड्रग्स पहुंच रही है, गांधी पटेल की पावन भूमि पर यह जहर आखिर कौन फैला रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से दूसरा सवाल यह किया कि बार बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद पोर्ट के मालिकों से अब तक कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। पाकिस्तान से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को राहत दी है। हाईकोर्ट ने 3 दिन की जमानत मंजूर कर ली है और इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ये राहत मिली है। बता दें आपको कि हाल ही में इमरान खान के एक विवादित भाषण के चलते उनकी गिरफ्तारी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, उन पर एटीए भी लगा दिया गया था। लेकिन इस बीच क्योंकि इमरान खान की जो वकीलों की टीम है वो पहले से ही सक्रिय हो गई थी, अब इसी क्रम के चलते इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इमरान खान को राहत दे दी गई है। हाईकोर्ट ने 3 दिन की जमानत मंजूर कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से खबर सामने आई है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत हाईकोर्ट की तरफ से दे दी गई है। और रायबरेली से खबर है, जहां अवैध क्षेत्र के अंग्रेजों से 18 महीने तक मुक्त रखने वाले अमर सेनानी राणा बेनी माधव बख्शी 218वीं जयंती 24 अगस्त को मनाई जाएगी। राणा बेनी माधव सिंह स्मारक समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। बता दें कि 24 अगस्त को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमर सेनानी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
इसके बाद फिरोज गांधी महाविद्यालय ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम है जहां वो भाग लेंगे और इस कार्यक्रम के दौरान कारगिल युद्ध के दौरान महान परमवीर चक्र से अलंकृत सूबेदार संजय कुमार को राणा बेनी माधव बख्शी स्मृति का सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आपको ये बताते चलें कि साहित्य के क्षेत्र में नवगीतकार अनूप अशेष को शिव बहादुर सिंह भदौरिया स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक दिवसीय दौरे के लिए रायबरेली के जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज का मैदान है जहां पर 24 अगस्त को 218वीं राणा बेनी माधव की जयंती पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसी के तहत ये फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है वो तैयारियां चालू हो चुकी हैं। हालांकि समय बिल्कुल कम बचा है, लेकिन फिर भी पीडब्ल्यूडी की देखरेख में यहाँ पर जो है भारी संख्या में लेबर और ट्रैक्टर ट्रालियों से मैदान को बराबर करके हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पीडब्ल्यूडी के जेई भी हैं, इनसे जानते हैं। सर, क्या परिचय आपका? मेरा नाम विवेक मौर्य है। विवेक जी, ये जो हेलीपैड का निर्माण हो रहा है, संभावित दौरा है मुख्यमंत्री, तो क्या क्या आप लोगों को किस तरह से तैयारियाँ कर रहे हैं? अब ये कि हमको जिम्मेदारी दी गई है डीएम साहब की, आपका हेलीपैड प्लस स्विस कॉटेज जो है मुख्यमंत्री जी के लिए, उसको हमको बनाना है। बाकी रोड का भी काम हमको करना है विभाग की तरफ से। तो ये जो हेलीपैड का निर्माण है ये और ये जो रोड है इसका ये पीडब्ल्यूडी की तरफ से हो रहा है? हाँ जी। तो हमारे साथ जेई साहब थे, इनका कहना है पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो है हेलीपैड और रोड का निर्माण किया जा रहा है। आपको बताते चले कि अमर शहीद राणा बेनी माधव की 218वीं जयंती पर 24 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली में रहेंगे। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली जनपद के अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद राणा बेनी माधव सिंह की 218वीं जयंती पर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में भाग लेंगे। आपको दिखाएं, ये वही में मूर्ति है जो अमर सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की प्रतिमा। इसका उद्घाटन भी राज्य पाल जो है राम नाईक ने किया था 7 जनवरी 2017 को। तब से हर वर्ष यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और उनकी जयंती पर पुष्प अर्पित करते हैं। इसके बाद वो उनसे जुड़ी हुई जानकारियों को साझा भी करते हैं। आपको दिखाएं, इसी मूर्ति पर मुख्यमंत्री के आने पुष्पांजलि करने का कार्यक्रम है। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर जो है वो फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के मैदान में हेलीपैड पड़ा है। वहाँ से यहाँ तक की दूरी 300 से 400 मीटर है, जिसको वो जो है अपने वाहन से पूरा करेंगे। और यहाँ के माल्यार्पण के बाद ऑडिटोरियम के सभागार में भी मुख्यमंत्री के संबोधन का एक कार्यक्रम है। कैमरामैन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। और अब खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में बैठकों का दौर जारी है। इस दौरान बता दें कि बैठक में व्यावसायिक मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी मौजूद है। बता दें कि ये बैठक केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर की जा रही है। और आगरा से खबर है, जहां बीते दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा फिरोजाबाद जिले में मौन कार्यक्रम के दौरान फिरोजाबाद के वरिष्ठ पत्रकार सौरभ उपाध्याय के साथ के बाद पूरे मीडिया जगत में उनके इस कृत्य की निंदा की जा रही है। ताजनगरी आगरा में इस मामले में आगरा के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है और ये जो ज्ञापन है वो आगरा जिलाधिकारी को सौंपकर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के इस कृत्य पर कड़ी निंदा की गई। आपको साथ में ये भी बता दें कि इसी बीच सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से ऐसे मंत्रियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पत्रकार के साथ की गई सार्वजनिक रूप से अभद्रता पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही गई है। सभी को पता है कि पिछले रविवार को फिरोजाबाद के अंदर कैबिनेट मंत्री, जो कि उनको शिक्षा मंत्री का एक ओहदा दिया गया है, उनके द्वारा एक पत्रकार जो कि सौरभ उपाध्याय इंडियन न्यूज के पत्रकार हैं, उनके साथ उनकी आईडी में हाथ मारकर उनके साथ एक अभद्रता जैसा व्यवहार किया गया, जो कि सार्वजनिक तौर पर किया गया। तो हम लोगों ने आज यह निश्चय किया कि जब शिक्षा मंत्री का एक ओहदा मिलने के बाद भी अगर ऐसे मंत्री, जो कि योगी जी कहते हैं कि पत्रकारों को सम्मान दिया जाए, और इसके बावजूद ही उन्हीं के मंत्री, उनके विधायक, उनके जो माननीय जो लोग हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, तो ऐसे लोग अगर पत्रकारों का अगर वो सम्मान नहीं करेंगे तो
फिर योगी जी का जो आदेश है वो तो साइड में रख रहे हैं। तो मेरा आज हमने इसी के माध्यम से एक ज्ञापन के माध्यम से योगी जी जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनको एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से उनको ये सूचित किया है कि उनके जो मंत्री के द्वारा जो एक पत्रकार के साथ जो अभद्रता की गई है उसके लिए एक कार्रवाई करने की जो माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने सार्वजनिक तौर से उनके साथ बेइज्जती की है, उनके साथ अभद्रता की है, उसी तरह वो आज कई पत्रकार संगठनों ने एडीएम सिटी आगरा को एक ज्ञापन सौंपा है जिसके मुख्यमंत्री के नाम सौरभ शर्मा उपाध्याय जी हैं, फिरोजाबाद में इंडिया न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं। उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय ने कवरेज के दौरान अभद्रता की थी, जिसका सभी पत्रकार संगठन विरोध करते हैं और इसीलिए आज हम लोग कलेक्टेड। क्या कुछ मांगे की हैं आप लोगों ने? हमने तत्काल कार्रवाई के लिए बोला है और एडीएम सिटी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है और अगर इस तरह की हरकतें सरकार के मंत्रियों के द्वारा की जाएगी तो पत्रकार संगठन सड़कों पर उतरेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अड़ जाएंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जो और पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध वारंटी और वांछित घोषित ऐसे तमाम अभियुक्तों के विरुद्ध धरपकड़ के लिए चलाए गए 12 घंटे के विशेष अभियान में जनपद मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुख्यात जो अपराधी हैं, जो 75 अभियुक्तों को ऐसे में गिरफ्तार किया गया है। जनपद मिर्जापुर में 12 घंटे का अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, जिसमें वारंटी, पुरस्कार घोषित, वांछित, प्रिवेंटिव इत्यादि की धरपकड़ का अभियान था। ये 12 घंटे के ओवरनाइट चले इस अभियान में जनपद मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 75 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसमें कि वारंटी, वांछित, पुरस्कार घोषित, प्रिवेंटिव, ये सभी तरीके के अभियुक्त इसमें हैं, जिसमें कि विभिन्न थाना से अलग अलग अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसमें कोतवाली शहर से सबसे ज़्यादा 13, अहरौरा से 9, मडिहान से 7 और इसी तरीके से अन्य थानाओं से भी धरपकड़ की गई है। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ और वारंटियों के खिलाफ इसी तरीके से अभियान। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अहरौरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और इस बात की जानकारी खुद पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने दी। दरअसल पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा को सूचना मिली थी कि कुछ पशु तस्कर जंगल के रास्ते गौवंशों को वध करके ले जाया जा रहा है और इसी सूचना पर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के द्वारा क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा में पुलिस टीम गठित कर पशु तस्करों की गिरफ्तारी और गौवंशों को बरामद करने के निर्देश दिए गए। इसी दौरान इस निर्देश के तहत थाना अध्यक्ष अहरौरा संजय कुमार सिंह और मय पुलिस बल के स्वात घेराबंदी करते हुए गौवंशों को क्रूरतापूर्वक बांधकर मारते पीटते ले जा रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें करीब 128 राशि गौवंशों को बरामद करते हुए 6 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं कई अन्य जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। जनपद मिर्जापुर में थाना अहरौरा टीम को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सफलता हाथ लगी है। सीओ साहब के नेतृत्व में एक गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि 128 गोवंश बरामद किए गए हैं, जो ये लोग हाँक के अन्य जनपदों की तरफ लेके जा रहे थे। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके गैंग में अगर अन्य भी जो लोग शामिल होंगे उनकी भी धरपकड़ की जाएगी। सराहनीय कार्य करने वाली थाना अहरौरा टीम को पुरस्कृत। और बरेली में एक ऐसी सरकारी जमीन पर इस्लामिया इंटर कॉलेज, जिस टीचरों पर पगार सरकार देती है, लेकिन इस्लामिया इंटर कॉलेज की देखरेख ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कमेटी के पदाधिकारी करते हैं। वहीं आपको बता दें कि आज आर्यन न्यूज चैनल की टीम ने सच जानने की कोशिश की तो सच्चाई सामने आई। इस्लामिया कॉलेज में कुछ ऐसी खामियां देखने को मिली है, जैसे कि कोई साफ सफाई नहीं है, शौचालय तो बस बूचड़ खाने से भी बुरा हाल है, बदबू की वजह से छात्र परेशान हैं, बीमारियों का भी डर है। और इसी दौरान इंटर कॉलेज में जिन माता पिता के 2800 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, वो छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर इस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, जिनकी गंदगी की वजह से तबीयत भी बिगड़ी है। और आपको बता दें कि इसी गंदगी की वजह से उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कैसी क्या कुछ खामियां पाई गई, क्या कुछ हाल रहा है इस कॉलेज का, आप भी देखिए।
आज हम मौजूद हैं बरेली के FR इस्लामिया इंटर कॉलेज में। आपको हम यहाँ की काली करतूत का पर्दाफाश करेंगे, दिखाएंगे स्कूल में किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, किस तरह से अपने जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये सरकारी स्कूल है, सरकारी इंटर कॉलेज है। यहाँ का हम दिखाना चाहें, कैमरामैन से कहते हैं पहले गेट ही ये दिखाने की कोशिश करें। देख किस तरीके से टूटा हुआ है, बच्चे किस तरीका से इसमें बैठकर पढ़ाई करते हैं, टीचर भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं। कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं देखो किस तरीके से सरियाँ जो निकली हुई हैं इसकी, और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है इसकी, हर जगह अवैध निर्माण तो ऊपर 2 मंजिला करा रही है। लेकिन इस कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कमेटी के संस्थापक हैं, उनका क्या करना है आप देखिए। इस बरामदे वाले लेंटर को मैं दिखाऊंगा, आगे एक और कमरा दिखवाना चाहूँगा, कैमरा बंद दिखाऊंगा, आगे वाला जो है कमरा दिखाएं। देखिए किस तरीके से इस्लामिया के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। अंदर दिखाइए किस तरीके से ये जो ये सारी सरियाँ बाहर गली हुई हैं, निकली हुई हैं। बच्चे इसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षक भी बच्चों को इसी रूम में शिक्षा देते हैं। बच्चों का ये भी कहना है कि ये टूट कर जो है कई बार इसकी पपड़ी जम के गिरती है। 5 सालों से प्रिंसिपल का कहना है कि 5 सालों से इसमें पुताई तक नहीं हुई। बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ योगी सरकार जो है करोड़ों रुपए स्कूलों पर भी खर्च कर रही है शिक्षा के लिए कि नौनियालों की शिक्षा बेहतर हो, लेकिन कैसे इस तरीके से कैसे हो पाएगी नौनियालों की शिक्षा बेहतर, इसमें हम जानने की और कोशिश करते हैं। कैमरा मैन कहेंगे ये वाला रूम भी कृपया दिखाने की कोशिश करें। देखिए इसमें बच्चे ब्लैक बोर्ड में बच्चे को पढ़ाया भी गया है, और देखिए इस रूम की हालत क्या है। देखिए ये कहीं भी कभी भी किसी भी तरह के गिर सकता है। और दूसरा सवाल ये है कि यही इस्लामिया स्कूल की जो मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें अवैध निर्माण चल रहा है। अवैध निर्माण यानी जो जेई है BDA का, उससे अवैध पैसे की वसूली करते हैं जेई साहब और लेके चले जाते हैं। लेकिन वो पैसा अगर स्कूल के हित में लगे तो। और इस बीच पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करवा दें कि पटना में ADM की गुंडागर्दी सामने आई। तिरंगे पर चलाया ताबड़तोड़ डंडा और शिक्षक अभ्यर्थियों पर किया गया लाठीचार्ज। पटना से यह हरकत सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि पटना में तैनात एक ADM की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ राजधानी में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। और इसी दौरान मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात पटना के ADM के सिंह की गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां एक प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी के हाथ में तिरंगा होने के बावजूद के सिंह ने हाथ में डंडा लेकर उस पर लाठियां बरसाई। सीधे सीधे तिरंगे को भी निशाना बनाकर अभ्यर्थी के हाथ पर के सिंह हमला करते रहे। लगातार दर्जनों बार तिरंगे पर लाठियां बरसाई गई हैं। और आपको बता दें कि तिरंगे का अपमान वहां खड़े पुलिस और प्रशासन के दूसरे लोग भी देखते रहे, लेकिन इसके बावजूद इस अभ्यर्थी पर लाठी डंडे चलाए गए हैं। इसके हाथ में तिरंगा था, लेकिन अब देख सकते हैं तिरंगा लेकर यह अभ्यर्थी वहां पर लेट गया, लेकिन बावजूद इसके इसे घसीटा जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं। तिरंगे का मान भी यहाँ पर पुलिस वाले नहीं रख रहे, तिरंगे पर भी लाठियां चलाई गई। अब देख सकते हैं यहाँ पर तिरंगा ओढ़े ये शख्स खड़ा है, लेकिन इसके ऊपर ADM यहाँ पर लाठी बरसा रहे हैं। इसके हाथ पर जिसपे तिरंगा है, उसी हाथ पर जमकर लाठियां मारी जा रही हैं। तिरंगा छीन लिया जाता है इस युवक से और फिर इसके साथ मारपीट की जा रही है। पटना ADM की गुंडागर्दी सामने आई है, उसी का ये वीडियो तेजी के साथ अब वायरल भी हो रहा है पटना से। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।